Hello everyone, how are you? I hope all are doing well and study is going very well. So दोस्तों, today we are going to discuss polity, Indian polity. The source is Lakshmikant. ठीक है? We will go through very quickly the as the first chapter of Indian polity. It is a short note, okay, friends. This is a completely short note. You don't need to worry about it. The whole class, whole chapter is there in our channel. You can go through it. और ये short note है, इसको तुरंत ही रिवाइज करने के लिए हमने बनाया है और इसको आप नोट ले लीजिए इसका। ये मैं खुद इसी को फॉलो करता हूँ, इसी को पढ़ता हूँ, ठीक है। और इसको आप गो थ्रू करिए और इसी को भी आप सेव कर लीजिए, इस वीडियो को भी आप सेव कर सकते हैं और एक स्पीड रन पे आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको पूरा चीजें ध्यान में रह जाएगा और याद भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, सबसे पहले ब्रिटिशर्स केम इन आवर कंट्री इन 1608 अंडर द चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है? परमिशन होता है सिंपली, ठीक है। चार्टर का मतलब एक परमिशन होता है। ये वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। चार्टर बाई क्वीन एलिजाबेथ, वो आपको पता ही है। ब्रिटिश में मोनार्की अभी भी चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्वीन अभी भी वहाँ पे है, ठीक है। तो क्वीन उस समय एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ 1 2 3 ऐसे बहुत रही हैं, ये क्वीन एलिजाबेथ 1 थी, ठीक है। 1608 में सबसे पहला हमारे यहाँ पे आए। उसके बाद उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, एज ए ट्रेडर आए थे यहाँ पे, ठीक है। बैटल प्लासी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। बैटल प्लासी जो सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ लखनऊ, तो इन वर्सेस ब्रिटिशर्स हुआ था। मैं इसको बैटल प्लासी को एक पूरा वीडियो में कवर करूंगा, डोंट वरी, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी के बाद उनको दीवानी मिली। दीवानी का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल, ठीक है। दोनों राइट उनको मिल गया। कहाँ का? बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इन तीन जगहों पे उनको दीवानी मिली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। इंडिपेंडेंस हमको मिला 15 अगस्त 1947 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे वाला 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में, ठीक है दोस्तों। इसको जरूर से अपन लोग देखेंगे अच्छे से एक एक करके। उसके बाद हमारा देखिए दो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, तो इंडिया में जब कंपनी रूल आ चुका था, धीरे धीरे करके किस तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिला और किस तरह से हमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, वो चीज हम देखेंगे। क्योंकि इसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हम थोड़ा सा उसको देखेंगे किस तरह से रेगुलेशन शुरू हुआ और हम कॉन्स्टिट्यूशन तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दो जितने भी हमारे लॉज आए ब्रिटिश से टू इंडिया, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, कंपनी रूल और एक हमने किया, एक हो गया कंपनी रूल और दूसरा हो गया क्राउन रूल, ठीक है। कंपनी रूल में ये 7 चीजें आती है और एक क्राउन रूल है, इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। कंपनी रूल में क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट of 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। एक एक करके इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। और क्राउन रूल जैसे हमने बताया, क्राउन रूल का मतलब क्या है? अब डायरेक्ट कंट्रोल हो चुका है ब्रिटिशर्स का ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्शन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, साइमन कमीशन आया, फिर कम्युनल अवार्ड हुआ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अंत में हमारा आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो सबसे पहले हम ये लोग देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ, एक नोट है, शॉर्ट नोट, बढ़िया से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कोई बाकी चीज देखने की। हाँ, एक बार है, इसको शॉर्ट नोट है, आप इसको देखिए। जिसने किताब नहीं पढ़ी है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको शॉर्ट नोट बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन मेकिंग नोट्स, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले 1973 एक्ट जब आया, इसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब क्या है, इससे पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी जब काम कर रही थी तो ये एक ब्रिटिश कंपनी थी, है कि नहीं। तो ब्रिटिश कंपनी में यहाँ पे जो वर्कर थे, जो एम्प्लॉयज थे, इन्होंने कुछ घपला करना शुरू किया, सेल्फ ग्रोथ में काम किया इंस्टेड ऑफ कंट्री। कोई अगर यहाँ पे एक कंपनी, कोई आप कंपनी किसी देश में लगाते हो तो आप क्या चाहोगे, आपको प्रॉफिट बने, आपको कुछ फायदा हो, बेनिफिट हो। बस ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ हो नहीं रहा था, बट वहां के जो एम्प्लॉय थे वो काफी रिच हो रहे थे दिन पे दिन। ठीक है, इस बात को लेकर ब्रिटिश ने खलबली मची, तो उन्होंने कहा कि इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, रेगुलेट करने की जरूरत है। तो 1773 में सबसे पहले इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बना दी। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल और रेगुलेट ईआईसी। ईआईसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने जब जब उन्होंने इंटरवीन करना शुरू किया पहली बार, यहां से शुरू हुआ सेंटर, मतलब ब्रिटिश से रेगुलेट होना शुरू हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, उनको अब से बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल टर्न टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर विच एक्ट। ठीक है, बोल कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको सॉरी, तो कई ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा। 1773 में ये बने थे। क्रिएटेड 4 मेंबर ऑफ काउंसिल टू सपोर्ट, जीजीबी का मतलब है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये भी पूछा जाता है, जो चार, इसमें देखिए इसको सबको याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि आजकल यूपीएससी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन ओपीएससी में तो पूछा जाएगा। कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग इन रिगार्ड ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बोल दिया जाएगा गवर्नर बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 4 मेंबर काउंसिल सपोर्ट फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और कोड दे दिए जाएंगे, फिर ऑप्शन आएगा 1 2 3 4। ठीक है, वो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। ये वन डे एग्जाम में भी कई बार पूछता है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज वारेन हेस्टिंग। गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास, ठीक है, ये प्रोविंसेस जो थे बंगाल, सॉरी बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों के जो गवर्नर थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बन गए, उसके नीचे आने लगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ कहाँ पे, कोलकाता में। प्रोहिबिटेड ईआईसी एम्प्लॉय फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने बताया था, इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। तो इन्होंने क्या करते थे ना, बहुत उत्पात मचा रखा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके एम्प्लॉयज थे, वो लोग एक तो कोई प्रॉफिट दे नहीं रहे थे, खुद अमीर बन रहे थे, और अपना धंधा उन्होंने खूब विस्तार किया हुआ था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में आया कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय प्राइवेटली अपना धंधा नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अमेंडिंग एक्ट 1781, देखिए कुछ ही साल में, 73 में 8 साल में कि और अमेंडमेंट आया। क्या अमेंड किया इन्होंने, इसको कहा गया रेक्टिफाइंग रेगुलेटिंग 1773। कुछ कमी रह गई थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक और अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें इसको सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज द सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट किसका 1773 को सेटल करने के लिए आया था, दैट केम आफ्टर 8 ईयर, दैट इज 1781। याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको ध्यान से सुनिए, और हो सके तो पॉज कर करके सुनिए। ठीक है, इसके बाद इमीडिएटली मैं इसका एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एग्जेम्प्टेड, अब इन्होंने क्या किया, एग्जेम्प्टेड, देखिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया कब कब, 1773 में। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ईआईसी जीजी, मतलब ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल, रेवेन्यू मैटर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशन में नहीं आते हैं उस समय। ठीक है, ऑल इनहेबिटेंट, जितने भी लोग, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे रहते थे, उनका कोई भी दिक्कत हो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। इंडियंस को तो वैसे भी कुछ नहीं अलाउ था, है कि नहीं। लेड केस फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट टू गवर्नमेंट जनरल काउंसिल, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। कोई भी केस होता था जिसे ये एग्जेम्प्ट किया गया है, वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के काउंसिल में जाता था। ठीक है,
एम्पावर्ड गवर्नर जनरल काउंसिल फ्रेम रूल रेगुलेटिंग प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स। तो गवर्नर जनरल को जो 4 मेंबर वाला काउंसिल दिया गया ना उनको हेल्प करने के लिए, तो वो क्या करते थे, कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाते थे जिसको प्रोविंशियल कोर्ट मतलब बॉम्बे में वहां पे जो होते थे कोर्ट्स, तो वो भी उसको फॉलो करते थे। उनको हायर पावर दिया गया, किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है, ये हो गया अमेंडिंग एक्ट 1781, जरूर से याद रखिए। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, पिट्स इंडिया एक्ट आता है इसके बाद। इसमें क्या किया उन्होंने, इसका फीचर क्या है, डिस्टिंग्विश्ड पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शन ऑफ ईआईसी। अब इसमें क्या किया इन्होंने, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी बेसिकली 2 फंक्शन होती है, एक कॉमर्शियल फंक्शन था और एक पॉलिटिकल फंक्शन था। पॉलिटिकल फंक्शन मतलब ग्रांट्स लेना, ये करना, वो ठीक है वो है, और कॉमर्शियल मतलब रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम एक ही कंपनी का एक सिस्टम करता था, उसको इन्होंने 2 भाग में बांट दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल देखता था, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कॉमर्शियल देखता था। ठीक है, इन्होंने 2 कर दिया इन्होंने, डाई आर्की इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, पॉलिटिकल में सिविल और मिलिट्री, और कॉमर्शियल फंक्शन में आपका आ जाएगा सारा रेवेन्यू वगैरह। ठीक है, बाय दिस सिस्टम डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश, दो दो गवर्नमेंट इसमें एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, डबल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश। फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटोरी कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन। अभी तक कंपनी की टेरिटोरी होती थी कि ये कंपनी इसकी है, ये एरिया जो है कंपनी को बिलोंग करता है। अब ब्रिटिशर्स ने उसको ब्रिटिश पोजीशन कहा, मतलब कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, पहली बार ब्रिटिश पोजीशन कहा गया। इसको क्वेश्चन आ सकता है, बाय विच एक्ट ब्रिटिशर्स टोल्ड दैट ब्रिटिशर्स यूज्ड ब्रिटिश पोजीशन फर्स्ट टाइम, दैट इज 1784। ठीक है, वन डे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऐसे यूपीएससी वगैरह में तो नहीं आता है। ठीक है, नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ऑफ ईआईसी। अब ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई वैल्यू नहीं रही, वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी रह गई। सारा जो पावर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, चलिए, एक्ट ऑफ 1786 क्या है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस आते हैं, कॉर्नवेलिस आते हैं किसमें, क्या बन के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आते हैं इसमें। ठीक है, काफी फेमस और पावरफुल इंसान, चीफ कमांडर ये बन जाते हैं, सारे कमांडिंग पावर ये अपने हाथ में ले लेते हैं। पावर ऑफ ओवरराइड काउंसिल, जो काउंसिल बनाया था उन्होंने, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, प्रोविंशियल काउंसिल है, उस पावर को ओवरराइड करने का, खारिज करने का पूरी पावर अपने हाथ में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, चार्टर मतलब परमिशन एक्ट, इसमें 1813 का चार्टर एक्ट में क्या क्या फीचर है, abolished monopoly on market also open for British merchant। पहले क्या होता था, इंडियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी ही ट्रेड करती थी। अब क्या है, अब ब्रिटिश ने मोनोपोली हटा दी अपनी। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई भी ब्रिटिश की मर्चेंट, कोई भी दूसरे लोग भी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बट चाइना में नहीं ट्रेड कर सकते। ठीक है, चाइना में उनकी परमिशन के बिना ट्रेड नहीं कर सकते। सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ऑन ईआईसी, ब्रिटिश क्राउन का सोवरेनिटी तो बना ही रहा है, पूरी कंट्रोल उन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूरी कंट्रोल ले ली है। क्रिश्चियन मिशनरी अब आने लगे। ठीक है, 1813 में क्रिश्चियन मिशनरी को परमिशन दिया गया कि आप आ सकते हो यहाँ पे, जो प्रसार प्रसार है एजुकेशन का कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली ब्रिटिशर्स लोगों का वहां पे अपना पढ़ाते थे, बट क्रिश्चियनिटी ये लोग अब फैलाने लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऑन विच एक्ट ऑफ द फॉलोइंग, which act from the following the Christian missioner came to India, that is Charter Act of 1813। British education started but them only। ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन भी यहाँ पे शुरू हो गया, उन्होंने स्कूल्स बना दिए, बट अपने बच्चों के लिए बनाए थे उन्होंने। ठीक है, टैक्स ऑन पीपल एंड पनिशमेंट नॉट पेइंग। अब ये लोग टैक्स न लगे हर चीज में, अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा था उसको पनिश कर रहे थे। टैक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1813, ये याद रखिएगा, टैक्सेशन कब से शुरू हुआ, 1813 से शुरू हुआ। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, सिंगल पॉइंटर है, इसको जरूर से याद रखिए, नोट करिए। ठीक है, बार बार मैं
ये कह रहा हूं। फिर 1833 की चैप्टर आता है, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे सेंट्रलाइज हो चुकी थी, मींस सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल पूरा 100% था, टैक्सेशन पे था, स्कूल था, सब कुछ उन्होंने अपना कर लिया, अपना गवर्नमेंट उन्होंने बना ली कंप्लीटली अप टू 1833। गवर्नमेंट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, जो कॉर्नवेल्स थे, अब इनको कहा गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, अब उनको कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उनको हर सारे सिविल और मिलिट्री पावर उनको दी गई। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको याद रखिएगा, फर्स्ट डे एग्जाम वाले इसको जरूर से याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्डिंग टू 1833 चार्टर एक्ट। उसमें पूछा जाएगा गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल टर्न टू दिस गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, और ये पूछा जाएगा कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो कमर्शियल रेगुलेशन, विच ऑफ दिस फॉलोइंग्स आर करेक्ट। ठीक है, इसके लिए आपको पूरी पॉइंट्स याद रखनी जरूरी है। बिफोर दिस ऑल कल्ड रेगुलेटिंग एक्ट, इससे पहले सारे आपने ध्यान दिया होगा रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था, रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था, यहां से इसको चार्टर एक्ट कहा जाने लगा है। इससे पहले रेगुलेशन हुआ करता था, अब एक्ट होने लगा। रेगुलेशन में क्या है? कंट्रोल किया जाता है, रूल्स फ्रेम किया जाता है। एक्ट में क्या है? ये बन गया, अब इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल रेगुलेशन खत्म हो गया। अब सारी कॉमर्शियल रेगुलेशन ब्रिटिशर्स के हाथ में, ब्रिटिश रूल के हाथ में। ठीक है, अब बात करते हैं 1853 चार्टर एक्ट 1853। अब क्या हुआ? सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नमेंट जनरल काउंसिल जो है, अब इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। कैसे? एक को लेजिस्लेटिव काम दे दिया गया और एक को एग्जीक्यूटिव का काम दे दिया गया। 6 नए मेंबर को यहाँ पे ऐड किए गए, ऑल्सो कॉल्ड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया और मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन विद 6 न्यू मेंबर्स, 4 मेंबर। देखिए अभी लोकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने शुरू किया इंडियंस को, 6 न्यू मेंबर, 6 नए मेंबर जो यहाँ पे इन्होंने ऐड किए, उसमें से 4 मेंबर जो है लोकल प्रोविंस से होगा, जो हमारे इंडिया के हैं, और 2 गवर्नर जनरल काउंसिल इसको फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, यहां से ओपन एग्जाम करने का वो दिया गया, स्टार्टेड इंडियन सिविल एग्जामिनेशन ओपन कर दिया गया फॉर ऑल। ठीक है, इसको किया किसी ने? मैक्यूले कमेटी। पूछा जाएगा ये कब किया गया? 1853 में सिविल सर्विस सबके लिए ओपन कर दिया गया। अब हम बात वो खत्म हो गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। अब आता है क्राउन रूल। अब से 1858 से ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश मोनार्की ने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया। क्राउन ने, ब्रिटिश क्राउन ने पूरा कंट्रोल ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म है। ठीक है, अब क्या इन्होंने किया? सबसे पहले इन्होंने दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 इन्होंने सबसे पहले लाया। इसमें क्या किया? जस्ट आपको पता ही होगा 1857 में हमारा सिपाही में सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही म्यूटनी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? सब इसको कहा जाता है फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ आवर इंडिया, फर्स्ट रिवॉल्ट। ठीक है, जब पहली बार रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स ने, क्राउन हिल गया कि भाई क्या हो गया, रिवॉल्ट कैसे हो गया वहां पे, तो उनको चिंता हुई। फिर उन्होंने सख्ती सख्ती करने के लिए सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, अब इसको कहा गया कि वहां पे गवर्नेंस अच्छी नहीं है, जिसके लिए विद्रोह वगैरह हो रहा है, तो अभी हम गुड गवर्नेंस ला रहे हैं वहां पे। ठीक है, ऑल पावर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन, गवर्नमेंट गवर्नड बाय द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, उनके नाम पे, हर मैजेस्टी के नाम पे अब यहाँ पे ब्रिटिश में कंप्लीटली ब्रिटिश राज हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया जो हुआ करते थे, गवर्नमेंट ऑफ जनरल जो बेंटिक थे, उनका पद बदल गया। अब गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय कहा जाने लगा, वाइस रॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये क्या थे? वाइस रॉय जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन हुआ करते हैं। सब पहला वाइस रॉय हमारा यहाँ पे कैनिन था, लॉर्ड कैनिन। ठीक है, डबल गवर्नमेंट उन्होंने खत्म कर दी। जो इससे पहले बना था
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको खत्म कर दिया। अब ये क्वेश्चन आता है, अंडर विच एक्ट द डबल गवर्नमेंट इज एबॉलिश्ड, अंडर 1858 एक्ट, ठीक है, क्रिएटेड, फिर उसको खत्म करके उन्होंने क्या बोला, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बना दिया फॉर इंडिया, कंप्लीटली ऑथोरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स बनाया उन्होंने 1858 में, आफ्टर एबॉलिशिंग द डबल गवर्नमेंट, क्रिएटेड 15 मेंबर ऑफ काउंसिल टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके लिए, इसका काम करने के लिए इन्होंने 15 लोगों का एक काउंसिल बनाया, ठीक है। उसी के बाद जस्ट आता है 58 के बाद आ जाता है हमारा इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 में एक और आता है, क्या आता है, आफ्टर गेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स थॉट एसोसिएशन इज रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन थॉट, जब रिवॉल्ट हुआ तो उन्होंने वो एक्ट दिया गुड गवर्नेंस के नाम पे। अब ये कहते हैं कि अब देखो इंडियंस को ना अपने में, अपने काम में अब इससे मतलब उनका इंटरवेंस होना चाहिए, उनका एसोसिएशन होना चाहिए, तो उन्होंने इंडियन एसोसिएशन रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में धीरे धीरे करने लगे। बिगिनिंग द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसमें वो लोग अब क्या करने लगे, इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट होना लगा। तो सबसे पहले वाइस रॉय 3 इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं, कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। इन तीनों को सबसे पहले लॉ मेकिंग में इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अंडर विच एक्ट द फर्स्ट टाइम इंडियंस गेट इन्वॉल्व इनटू द ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज 1861। फिर ये क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस आर देयर इन द वाइसरॉयज नॉमिनेशन फॉर द लॉ लेजिस्लेटिव। तो ये 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा, राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव। इनिशिएटेड डिसेंट्रलाइजेशन, रिस्टोर बॉम्बे एंड मद्रास। अब सारा पावर आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास था, मद्रास और बॉम्बे उनके सबऑर्डिनेट से, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, उसको सारा पावर दे दिया गया। अब वाइस रॉय आ गए, वाइस रॉय जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन हो गए, तो सारा पावर उनमें था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइज किया, पावर को वहां से हटा के बाकी लोगों को भी देने लगे। फिर जो बॉम्बे और मद्रास को एकदम रिजॉल्व कर दिया था, उसको फिर से रिस्टोर किया कि भाई आपके पास अब पावर है, आप भी कुछ डिसीजन ले सकते हो। एस्टैब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बनाया इन्होंने, 3 नए प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने बनाया। वाइसरॉय को एम्पावर किया विद स्पेशल पावर कैन ओवरराइड लेजिस्लेटिव काउंसिल से इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी हो तो वाइसरॉय सब कुछ हटा के अपना कानून लागू कर सकता है, जैसे कि प्रेसिडेंट करता है आजकल, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बजट और एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अभी बात कर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसमें से काफी बार क्वेश्चन आता है, आप लोग देखिएगा। इसी को मोरले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। उस समय के वाइस रॉय और सेक्रेटरी दोनों, इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव 16 to 60 कर दिया गया लेजिस्लेटिव साइज, फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइस रॉय एंड गवर्नर, सत्येंद्र सिन्हा जो है वो वाइस रॉय काउंसिल में पहले इंडिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है, अंडर विच एक्ट फर्स्ट टाइम इंडियन एसोसिएशन, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इज देयर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज 1909। और पहले इंडियन जो थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे, जो वाइस रॉय काउंसिल में पहली बार रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया। इन्होंने सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया था, यहीं से ही हिंसा का बीज बो दिया गया था अंडर द एक्ट ऑफ 1909। इसको जरूर से याद रखिए, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है ये सारे, ठीक है। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन किया गया मुस्लिम्स के लिए, इसी को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा गया, एंड मॉरल मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉर्पोरेट प्रेसिडेंसी, ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी जिम्मेदार, यहीं पे शुरू हुआ अंडर एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था वो, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मोंटागो चेल्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये किया गया। डिमार्क एंड सेपरेट सेंट्रल प्रोविंसेस सब्जेक्ट्स,
इसको सेंट्रल प्रोविजनल सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, अब आपको पता ही है हमारे अभी भी यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट तीन होता है, तो उसी समय से है क्या सेंटर करेगा, क्या प्रोविंसेस, मतलब जो आप छोटे छोटे जो वहाँ उस समय बनाया गया था, जैसे पंजाब और वो बना पंजाब, नॉर्थ वेस्ट और बंगाल बने प्रोविंसेस, उस प्रोविंसेस में क्या काम है, तो इन्होंने ड्यूटीज सेपरेट कर दिए, ठीक है, डिमार्क किया ड्यूटीज। इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, 1919 में बाई कैमरलिज्म इंट्रोडक्शन हुआ था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको जरूर से याद रखिए। बाई कैमरलिज्म क्या होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, राज्यसभा और लोकसभा जैसे ना, तो वैसे ही है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस के लिए यहाँ पे वो होता है, इलेक्शन होने लगा डायरेक्ट, इसको बाइकैमरलिज्म कहा गया। ये इंट्रोड्यूस हुआ कब, 1919 में, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वैसे ही बना रहा। उसी के साथ इन्होंने सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस के लिए भी कम्युनल और सेपरेट इलेक्टोरेट लॉन्च कर दिया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और सिविल सर्विसेज 1926 से शुरू हो गया, ठीक है। साइमन कमीशन, उसी बीच में साइमन कमीशन, एक ब्रिटिशर्स ने कमीशन भेजा कि भाई देखो इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। नवंबर 1927 में ये आए थे, अपॉइंटेड 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ सर जॉन साइमन, उसी को साइमन कमीशन कहा गया। इन्होंने रिपोर्ट भेजा, ठीक है, क्या बेटा कंटिन्यूड कम्युनल, इन्होंने क्या किया, अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो ये लोग लेके आए थे, ठीक है, साइमन कमीशन में एक रिपोर्ट भेजा। क्या भेजा, इंडिया में इलेक्टोरेट जो है सेपरेट, उसको चलने दीजिए, उसको कहा ब्रिटिशर्स को कि देखिए यहाँ पे जो ये चल रहा है इसको चलने दीजिए, जो हम बता रहे हैं और जो चेंज कर रहा है करने के लिए हम बोल रहे हैं उसको चेंज कर दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। वो अपना रिपोर्ट दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कम्युनल इलेक्टोरेट कंटिन्यू रखिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनल 3 राउंड ऑफ टेबल बोले कि आप इनमें से मीटिंग करके इसको खत्म करिए, इसी के बाद आपका राउंड टेबल्स आ जाएंगे, उसको मैं अलग से कवर करूंगा राउंड टेबल क्या था, और 3 बने हुए थे, पहले दूसरे तीसरे में क्या क्या हुआ। व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किया गया, ऑल रिकमेंडेशन केम इन। इसके बाद जब आएंगे, इन्होंने कहा ना कि अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, जो बदलने के लिए बोल रहे हैं अगले कॉन्स्टिट्यूशन जो आप इंडिया के लिए रेगुलेशन देंगे उसमें इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। उसी जस्ट बाद एक कम्युनल अवार्ड आया 1932 में, रामसे मैकडोनल्ड्स, इसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु रिप्रेजेंटेड कम्युनल अवार्ड, दैट इज रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी, दैट इज कॉल्ड कम्युनल अवार्ड। तो वो कह रहे थे कि माइनॉरिटीज जो हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, ईसाई हैं, इनके लिए आप डिफरेंट इलेक्टोरेट बनाइए, ठीक है। इसी को लेकर गांधी जी नाराज हो गए कि नहीं भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता, हाँ हम अपलिफ्टमेंट के लिए उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए उनका थोड़ा कोटा रख लेंगे, ठीक है, बट कंप्लीट इलेक्टोरेट नहीं करेंगे, ये तो सेपरेशन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। गांधी जी नाराज हो गए उस समय, वो अपना अनलिमिटेड धारने के लिए चले गए, धारणा ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो फास्टिंग करने लगे, कहाँ पे, येरा बड़ा जैन पूना, ठीक है। अवार्ड उन्होंने कहा इसको मॉडिफाई करो भाई, ये कंप्लीट सेपरेट इलेक्टोरेट तो हम नहीं बनाने देंगे, इसको आप मॉडिफाई करिए या फिर हटाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो पूना एक्ट कहा गया इसको। पूना एक्ट के, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, पूना एक्ट के अंडर हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट रहा, बट जो डिप्रेस्ड थे, डिप्रेस्ड क्लासेस थे, उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। अभी भी आप पंचायत इलेक्शंस में देखेंगे कि वहां पे एससी एसटी का एक अलग होता है, उस समय नॉर्मल जनरल लोग खड़े नहीं हो सकते। उसी के बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से मैक्सिमम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसको जरूर से याद रखिएगा और इसको बार बार गो थ्रू करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स हुआ करते थे, ठीक है। इसी में से ही फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस आ गया, प्रिंसली स्टेट स्टार्ट यूनिट्स, ठीक है, सारे प्रिंसली स्टेट को मिला के प्रोविंसेस बनाए गए। इसमें पावर को 3 भाग में डिवाइड किया गया, फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट था और कॉन्करेंस लिस्ट था, ठीक है। जो पिछले का था वही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। फेडरल मतलब अभी भी चलता है हमारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट वैसा ही है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब बोले डायरकी खत्म कर दिया गया है यहाँ पे। ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस, जितने प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी दिया गया कि आप अपने अच्छाई के लिए जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय कम्युनलिज्म में 6 स्टेट्स में जो है अपना और 11 प्रोविंसेस में
बाई कैमरलिज्म, जो अपर हाउस और लोअर हाउस वाला सिस्टम अप्लाई किया गया। और कौन कौन है ये किताब में दिया गया है। एक्सटेंडेड कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट ज्यों के त्यों रहा। एबोलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया। आरबीआई एस्टेब्लिश किया गया और फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज 1935 में। अब बात आती है सबसे अंत में हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इसमें सबसे पहले क्या है, हमें 1947 में कोई इंडिपेंडेंस मिलने का कोई प्लान नहीं था। ब्रिटिशर्स का प्लान था, जो उस समय पीएम थे मिस्टर क्लेमेंट। उन्होंने कहा था कि फरवरी 20 1947 में उन्होंने कहा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा जून 30 1948 में। वो उसी को सुनते ही मुस्लिम से ना, भाई ठीक है, जो जब मिलना है, बट हमें इंडिया के साथ नहीं रहना, हमें सेपरेट करो। पाकिस्तान की डिमांड होने लगा। ठीक है, जून 3 1947 में माउंटबेटन ने प्रपोजल किया, ठीक है इंडिया को बांट देते हैं, पाकिस्तान कर देते हैं और इंडिया कर देते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको समर्थन किया, तब इंडिया का पार्टीशन हुआ, उसी को माउंटबेटन प्लान कहा गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस 1947 में हमें मिल गया, ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, इंडिया अपना सोवरेन हो गया। सोवरेन का मतलब होता है कि स्वयं शासित, किसी का कोई रोल नहीं है, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे और हम अपना काम खुद से करेंगे। पार्टीशन हो गया इंडिया का, अबोलिश्ड ऑल ब्रिटिश ऑफिशियल, जितने भी ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस और बाकी रेगुलेशंस थे इंडिया में, सबको हटा दिया गया। ठीक है, अब इंडिया सोवरेन है, अपना रिपब्लिक है। ठीक है, सबसे पहला हमारा गवर्नर जो बने वो लॉर्ड माउंटबेटन बने। सबसे पहला पीएम जवाहरलाल नेहरू जी बने। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला 1946 में, और हमने इसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, हमने, आपको पता ही है 1950 में। बट कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्यों बना, किस तरह से बना, कौन कौन थे, किसने क्या किया, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, उसका भी मैं शॉर्ट नोट आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लॉन्ग जो है किताब पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको जाके आप देखिए, बहुत अच्छे से आपको नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को ही गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप 2x करके देख लीजिए, 1.5 में देख लीजिए स्पीड बढ़ा के, और इसी को स्क्रीनशॉट लेके भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये टेलीग्राम चैनल में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इससे पहले जो मैंने आर्ट एंड कल्चर का वीडियो डाला है उड़ीसा टेम्पल का, उसके अंडर भी दिया है, मैं अभी भी दे दूंगा, गो थ्रू इट एंड यू विल बी बेनिफिटेड। 10-15 मिनट लगेगा अगर आप 1.5x में सुनते हैं, डोंट वरी, इट टेक्स टाइम बट इट इज वर्दी। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी, हम इसी बुक का क्रस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको मैं देता रहूंगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका पूरा। मैं अगर किसी को बुक चाहिए तो इसका भी पीडीएफ दे दूंगा, बस मुझे बोलिए कि सर हमें बुक दे दीजिए। ठीक है, और ये किस में आपको हेल्प करेगा, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में हेल्प करेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस यूपीएससी में हेल्प करेगा। ठीक है, ये ड्रीम है सबका, यहाँ पे OAS होता है, IAS होता है, वैसे कई सारे सर्विसेज हैं बट इसी को सब लोग जानते हैं। ऑल द बेस्ट, आप अपना ड्रीम जरूर से पूरा करिए, हम साथ हैं आपके। ठीक है, कोई भी अगर कोई रूरल एरिया में है जिसके पास मटेरियल नहीं है, वो मुझसे कनेक्ट करें, मैं सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। मेहनत आपको करना है। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। ये है अपना चैनल नन्नन IAS, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। कोई भी आपको चीज़ की ज़रूरत है आप मुझे डीएम करिए, और मुझे टेलीग्राम में भी कर सकते हैं, मैंने ओपन रखा है वहाँ पे, आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास कोई मटेरियल नहीं होगा, किसी और के पास होगा, ग्रुप जितना बड़ा होगा उतना अच्छा हमें बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब जरूर करिए, अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। Thank you very much. I hope this video is helpful. Take care. All the best. We are going to meet very soon.